नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्क्रिप्ट राइटर में। और आज हम बात करेंगे एक बेहद चिंताजनक और जटिल मामले की, जिसमें एक प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय, जहां एक शिक्षित प्रोफेशनल्स, दिल्ली एनसीआर के प्रमुख स्थल और एक बड़े विस्फोट की घटना, इन सब का संबंध सामने आया है। मैं बात कर रहा हूं अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का और दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के समीप हुई कार बम धमाके की। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और किन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, कौन कौन से सबूत मिले हैं और यह हमें क्या संकेत दे रहा है हमारे आतंकवाद निगरानी माहौल में। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। पहले जानकारी लेते हैं कि घटना की परिस्थितियां और पहली जानकारी क्या मिली है। तो सबसे पहले उस घटना के बारे में कि क्या हुआ था। दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के सामने एक कार, जो बाद में Hyundai i20 बताया गया, पार्क की गई थी और उसमें एक धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों की जान गई तथा कई लोग घायल हुए। उसके बाद जांच के सामने आया कि यह केवल एक साधारण हादसा नहीं था, बल्कि एक बड़े विस्फोट एवं आतंकी कथानक से जुड़ा हुआ था। इसी बीच फरीदाबाद के दौज इलाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास 2900 से लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर व अन्य उपकरण भी बरामद हुए। तो सवाल यह उठता है कि इन घटनाओं में क्या संबंध है, किस तरह के एक विश्वविद्यालय परिसर जांच की एक दृष्टि के सामने आया। चलिए अब इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब विश्वविद्यालय का परिचय जान ले। इसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में है और यह एक निजी विश्वविद्यालय है जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज इलाके में स्थित है। इसकी स्थापना 2014 में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह विभिन्न विषयों पर शिक्षा देता है, मेडिकल विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान आदि। साथ ही यहाँ एक अस्पताल 650 बिस्तरों वाला भी है। अब तक तकरीबन यह माना जाता है कि यह एक सामान्य शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे सतर्कता के घेरे में ला दिया है। इस पे संदेह का कांटा सुई इस पर जाने लगा है। विश्वविद्यालय का परिसर लगभग 70 से 72 एकड़ में फैला हुआ है। विश्वविद्यालय ने खुद कहा है कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं वे वहां केवल कर्मचारी थे, संस्था का कोई ऐसा अंग नहीं जो सीधे इस जांच से जुड़ा हो। उन्हें समझौता किया हो कि उनसे किसी अलावा का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस बात से सिरे से खारिज करते हुए नजर आए हैं। इस तरह एक संस्थान अब सिर्फ एक शिक्षा केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि जांच फोकस और केंद्र के रूप में भी सामने आया है। अब हम देखेंगे कि क्यों आया है, विश्वविद्यालय के संपर्कित आरोप व जांच क्या है। अब हम इस बिंदु पर आते हैं कि विश्वविद्यालय से जुड़े आरोप क्या हैं और जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं। पहला बात, जो विस्फोटक सामग्री की बरामदगी हुई है, उनके इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि फरीदाबाद के दौज इलाके में विश्वविद्यालय के पास किराए के कमरे से लगभग 3000 किलो के आसपास विस्फोटक एवं भड़काऊ सामग्री बरामद हुआ है। इसके साथ डेटोनेटर, टाइमर, बैटरियां, तार कुंडली व अन्य उपकरण भी मिले हैं। संस्था के अंदर कमरे में 17 रूम और रूम 17 और रूम 13 का संदर्भ जांच ने यह संकेत भी दिया है कि विश्वविद्यालय के बिल्डिंग 17 के रूम 13 नामक कमरे को संदिग्ध गतिविधियों हेतु उपयोग किया गया था। यह कम छात्रों और स्टाफ द्वारा सुनाया गया था। अक्सर वहां अज्ञात व्यक्तियों का आना जाना लगा हुआ रहता था। इस कमरे से डिजिटल डेटा, संभवतः ब्लूप्रिंट और बातचीत की सामग्री मिलने होने की भी संदेह बताया जा रहा है। शिक्षक, डॉक्टर, अभियुक्तों की भूमिका, कुछ नाम भी सामने आए हैं, जैसे कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील, यह अभियुक्त भी है। इस विद्यालय में डॉक्टर के रूप में कार्यरत भी था। इसके अलावा डॉक्टर उमर उन नबी नामक व्यक्ति के भी आरोपी है, जिसके उस कार में विस्फोट से जोड़ा गया है। लैब उपयोग का शक, विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में भी जांच हो रही है कि क्या वहां ऐसे रसायन तैयार हुए जो बाद में विस्फोट का रूप ले सके। व्हाइट कॉलर आतंक का एक मॉडल भी आया है। प्रेस रिपोर्ट्स में इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, अर्थात आतंकवाद अब सिर्फ शस्त्र गिरोहों, पठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षित लोग, प्रोफेशनल्स और विश्वविद्यालय के परिसर तक यह पहुंच और बढ़ भी चुका है। यहां सभी बातें इस विद्यालय को सिर्फ शिक्षण संस्थान की श्रेणी से हटाकर एक जटिल एवं मामले को केंद्र में ला रहा है।
कार बम विस्फोट घटना और उसके क्या विश्लेषण है वो भी हम चलिए आज देखते हैं। अब चलते हैं उस विस्फोट की ओर जिसने पूरे मामलों को सार्वजनिक ध्यान में ला दिया, यानी रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के सामने कार बम विस्फोट। एक हुंडई i20 कार शाम के समय रेड फोर्ट के समीप धीमी गति से रहती हुई स्थिति में विस्फोट हुआ। जांच में यह पाया गया कि यह घटना केवल क्षतिकारक नहीं थी बल्कि प्रतीकात्मक स्थल के सामने रेड फोर्ट के सामने हुई थी, जो सुरक्षा दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। कार की शुरुआत फरीदाबाद से बताई जा रही है और उसमें शामिल लोग विश्वविद्यालय संबंधी सामग्री से जुड़े हो सकते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न क्या है? क्या यह मामला पहले से योजनाबद्ध था या असमय विस्फोट हुआ? कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि यह पैनिक डिटोनेशन था, जैसे कि योजनाकारों को डर हुआ और विस्फोट अधूरा हो न जाए, इस कारण उन्होंने जल्दबाजी में विस्फोट करा। स्थल का चयन क्या संदेश देने का उद्देश्य था? प्रतीकात्मक हमला जनता में भय फैलाना था। विश्वविद्यालय मॉड्यूल को इसमें कैसे जोड़ा जा रहा है? कार विस्फोट सामग्री, प्रोफेशनल लोगों की गिरफ्तारी। इससे संकेत मिलते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण आतंकी घटना नहीं है बल्कि एक नेटवर्क की कड़ी भी हो सकती है। इस तरह के यह जो घटना हुआ है चेतावनी सिग्नल भी है कि आतंकवाद अब बदल रहा है, एक नए स्वरूप ले रहा है। जांच एजेंसी की भूमिका एवं संभावित नेटवर्क क्या है? जब इतनी बड़ी घटना सामने आई हो तो तुरंत जांच एजेंसियों ने सक्रियता दिखाई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA समेत कई राज्य पुलिस ने इस मामले में कदम उठाए। जांच के संकेत दिए हैं कि यह केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से संबंध रखता है। स्रोतों के अनुसार प्रोफेशनल्स ने शिक्षण डॉक्टरी की पृष्ठभूमि का उपयोग अपने कर्तव्यों के बीच छिपे रहने के लिए किया हो या ऐसी इसकी संभावना भी हो सकती है। इस कारण से व्हाइट कॉलर आतंक कहा जा रहा है। नेटवर्क में महिलाओं की भूमिका सामने आ रही है। उदाहरण के लिए डॉक्टर शाहीन सईद नाम की महिला डॉक्टर का यह आरोप है कि महिलाओं के लिए भर्ती कार्य कर रही थी। चुनौतियां और आशंकाएं क्या है? ऐसे पेशेवर अंग जिन पर आम जनता का भरोसा होता है, उदाहरण के लिए डॉक्टर, शिक्षक, और उनका आतंक सिस्टम में शामिल हो जाना समाज की एक असुरक्षा धारणा को और मजबूत करता है। समाज असुरक्षित पहले से ज्यादा महसूस करता है। विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान में निगरानी की कमी, अति संवेदनशील प्रयोगशालाओं को रसायन भंडार जांच होना चाहिए। क्या यह मामला केवल एक मॉड्यूल का हिस्सा है? इस प्रकार की जांच एजेंसी की भूमिका केवल आरोप तक सीमित नहीं है बल्कि प्रणाली सुधार, शिक्षण संस्थानों सुधार तंत्र, सुरक्षा तंत्र की समीक्षा तक की जाती है। सवाल जवाब, सामाजिक एवं शैक्षणिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं और उनका असर समाज, शिक्षा संस्थान व छात्रों पर क्या होगा? विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर प्रभाव। जब किसी विश्वविद्यालय का नाम इस तरह से घटना से जुड़ जाए तो छात्रों और अभिभावकों में डर, उत्सुकता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए छात्रों ने कहा कि उन्हें यह चिंता है कि आगे उनकी नौकरी प्रोफाइल पर यह असर डालेगा, यह प्रभाव डालेगा। शिक्षण और डॉक्टर के पेशे भूमिका पर सवाल। डॉक्टर, शिक्षक जैसे ही ऐसे प्रतिष्ठित पेशे से जुड़े हुए लोग इस तरह के आरोप से जुड़ जाते हैं तो यह समाज में विश्वास घटने को और बढ़ावा भी देता है। शैक्षणिक संस्थान में सुरक्षा तंत्र की निगरानी, प्रयोगशालाओं, रात समय हॉस्टल में गतिविधियां, क्रियाकलापों की निगरानी आवश्यक है। सामाजिक चेतना व आतंकवाद रूपांतरण, युवा पेशे किसी प्रकार रेडिकलाइजेशन शिकार हो सकते हैं। परिसर किसी भी प्रकार जोखिम क्षेत्र बन सकते हैं। उत्तर देने की दिशा, सरकार, उद्योग, शिक्षा संस्थान मिलकर क्या कर सकते हैं? अधिसूचना प्रणाली के शिक्षक पृष्ठभूमि की जांच हो सकती है और खास प्रयोगशाला की निगरानी आदि किया जाना चाहिए। इन सवालों का जवाब देना बेहद जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक संकेत है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था व शिक्षा प्रणाली को नए तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक निजी विश्वविद्यालय, उनके परिसर, वहां के काम करने वाले प्रोफेशनल, विस्फोटक सामग्री, दिल्ली NCR में एक धमाका, ये सब एक दूसरे से जुड़े किस तरह हो सकते हैं। यह निश्चित है कि इस घटना में हमें यह सिखाया कि आतंकवाद अब पुरानी परिभाषाओं में नहीं आता, यह बदल रहा है और हमें उनकी रणनीतियों का बदलना
देखना पड़ेगा, उन पर एक बार सोचना पड़ेगा। यदि हम सुरक्षित शैक्षणिक परिसर, परिदृश्य, प्रोफेशनल जांच प्रक्रिया, सुरक्षित प्रयोगशालाएं और संयुक्त निगरानी तंत्र नहीं बनाएंगे तो अगली बार स्थिति और गंभीर से गंभीर होते जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे हम एक नए अंक में। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।